नित्या जो हॉस्पिटल में बैठी थी बेचारी का हिचकियां ले लेकर बुरा हाल था। अब तक वो 2 गिलास पानी पी चुकी थी लेकिन उसकी हिचकी बंद नहीं हुई। नित्या तीसरी पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगाते हुए बोली, पता नहीं कौन हमें याद कर रहा है जो हिचकियां बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। नित्या अपनी हिचकियों से परेशान थी। तभी उसे साक्षी की आवाज आई, ओहो मैडम, क्या बात, कौन आपको याद कर रहा है जो हिचकियां बंद होने का नाम नहीं ले रही। नित्या ने घूरकर साक्षी को देखा, फिर बोली, पता नहीं कौन गधे का बच्चा है। जिसे सुनते ही साक्षी हंसने लगी। साक्षी के हंसने की आवाज सुन नित्या का मुंह बन गया। थोड़ी देर हंसने के बाद साक्षी नित्या से बोली, वैसे आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गई। ऑफिस का सुनते ही नित्या को अभय का ख्याल आ गया। अभय और अपनी किस की याद आते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। नित्या ने खुद को संभाला और साक्षी से नजरें चुराकर बोली, वो तुम हॉस्पिटल में अकेली थी इसलिए हमने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। वैसे भी हम यहाँ तुम्हारे लिए रुके थे, न कि काम करने। जिसके बाद साक्षी कुछ नहीं बोली, तभी हमारी लिटिल प्रिंसेस रोने लगी, जिसे नित्या गोद में लेकर शांत कराने लगी। लिटिल प्रिंसेस को शांत कराते हुए नित्या साक्षी से बोली, वैसे साक्षी एक बात पूछूं। साक्षी जो कि बेड पर लेटी थी बोली, हाँ पूछ। नित्या कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोली, अभय जी अभी भी वानू को पसंद करते हैं। नित्या की बात सुन साक्षी मजाकिया अंदाज में बोली, मेरी छोड़, तू अपनी बता, तुझे क्या लगता है। जिस पर नित्या अपने मन में बोली, हमें लगता है वो अभी भी उसे ही पसंद करते हैं, इसलिए तो हम। नित्या आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही साक्षी नित्या की सोच पर ब्रेक मारते हुए बोली, मुझे लगता है नहीं, क्योंकि वानू ने उसे साफ साफ मना कर दिया और अब तो वो आकाश भाई के साथ भी अच्छे से रहता है। नित्या गहरी सांस छोड़कर बोली, काश तुम्हारी बात सच हो। दूसरी ओर आज अभय का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। आज पूरा दिन उसने सारे स्टाफ की क्लास लगा दी। अब तो सबको अभय के सामने जाने से भी डर लग रहा था। लेकिन क्या करते, बेचारे भगवान से प्रार्थना कर सकते थे कि इस शैतान से उन्हें बचा ले। अभय अपने केबिन में बैठा फाइल पढ़ रहा था लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। तभी उसके केबिन में रौनक आया। रौनक का लटका मुंह देखकर अभय उससे बोला, ये कद्दू जैसा मुंह क्यों लटका के रखा है। रौनक अभय के सामने वाली चेयर बैठते हुए बोला, बड़े भैया मैम, मुझे इतना बोलकर रौनक बच्चों जैसे रोने लगा। वो ऐसे रो रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी फेवरेट चॉकलेट छीनने पर रोता है। रौनक को बच्चों जैसे रोते देख अभय को इरिटेशन होने लगी। अभय पहले से ही नित्या को लेकर परेशान था। अब रौनक उसे और परेशान कर रहा था। अभय चिढ़ते हुए बोला, अपना ये भोंपू बजाना बंद कर और सही सही बता क्या हुआ। अभय की बात सुनकर रौनक का मुंह बन गया। रौनक बोला, यहाँ मेरी जान दाव पर लगी है और आपको है कि मजाक सूझ रहा है। जिसे सुन अभय अपने मन में बोला, साले मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तेरा रोना बच्चों ने सुन लिया तो बेचारे रोना ही भूल जाएंगे। अभय को खोया देख रौनक टेबल पर आधा चढ़कर अभय के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, हेलो, किस दुनिया में खो गए। अभय अपने होश में आया जब उसने रौनक को टेबल पर चढ़े देखा तो उसे गुस्से में घूरने लगा। अभय के इस तरह घूरने से रौनक को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वो अभय को अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। फिर जल्दी से कुर्सी पर बैठकर बोला, मैम ने मुझे मेरी जान से दूर कर दिया। कहकर रौनक उदास हो गया। वही अभय कंफ्यूज था। वो बोला, तू किस बारे में बात कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रौनक खुद से बड़बड़ाकर बोला, जब दिमाग होगा तब ना समझ आएगा। रौनक जल्दी से अपने एक्सप्रेशन बदलकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मैम ने मुझे 1 महीने तक मेरी जान मेरी टिया से दूर रहने को कहा है।
रोनित इस वक्त पूरा देवदास लग रहा था, बस कमी थी तो शराब की और पारो की। वही अभय की हंसी छूट गई। अभय को अपने ऊपर हंसते देख रोनित गुस्सा करते हुए बोला, तारांकन यहाँ मेरी जान पर बनी है और आपको हंसी सूझ रही है। आपको पता भी है मैं एक दिन भी उससे दूर नहीं सकता, यहाँ तो पूरे 1 महीने। मेरा तो सोचकर ही सर फटा जा रहा है। अभय, जिसे बहुत हंसी आ रही थी, अपनी हंसी को कंट्रोल करके वो रोनित से बोला, वैसे मैं इसका कारण जान सकता हूँ। रोनित मुंह बनाते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने डंकिनी को उसकी माँ के सामने एक्सपोज कर दिया कि उसकी बाप की उम्र के आदमी के साथ चक्कर है। अभय घूरकर रोनित को देख बोला, पूरी बात बता। जिसे सुन रोनित आगे बोला, जिस आदमी के साथ उसका चक्कर था वो वर्मा कंपनी का सीईओ था और मैंने उसकी वाइफ को भी इस बारे में बता दिया, जिस वजह से दोनों के बीच बहस हो गई थी। बस रोनित अपनी नजरें चुरा रहा था, जिससे अभय को समझते देख नहीं लगी कि मैटर कुछ और ही है। अभय रोनित को अच्छे से जानता था, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वाणी के खिलाफ कुछ नहीं। वो तो पहले ही तीनों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वाणी उसे हर बार रोक देती थी। इसलिए इस बार उसने बिना पूछे सब कर दिया। अभय अब थोड़े गुस्से में बोला, रोनी पूरी बात बता। रोनित थोड़ा डरते हुए बोला, इस बारे में सोशल मीडिया में खबर फैल गई और इसमें मेरा नाम शामिल था, उनकी फोटोज भी। अभय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अभय गुस्से में बोला, तू पागल है, तू भूल गया इस सब से वाणी की इमेज पर भी बुरा असर पड़ सकता था, क्योंकि वो उसकी बहन है। रोनित मुंह बनाकर बोला, वो बहन नहीं, शैताली बहन है। उसे तो बहन के नाम पर कलंक कहना चाहिए। आगे की लाइन रानी खुद से बड़बड़ाकर बोला। इसके अलावा अभय अपनी चेयर से टेक लगाकर बोला। अभय की बात सुन रोनित अमन, सोम और आदि को परेशान करने वाली बात भी उसे बता देता है, जिसे सुन अभय को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि एक अकेले रोनित ने इंडिया के जाने माने शख्स जिससे सभी बात करने के लिए भी तो 10 बार सोचते थे, और ये है कि उनकी नाम पर दम करके रखा था, जिसके बारे में वाणी को पता चल चुका था। अभय जानता था कि रोनित थोड़ा शरारती था, लेकिन इस बार उसकी गलती ज्यादा थी। उसने एक नहीं कई लोगों से पंगा लिया था, जिसके बजाय उसकी सजा हो बहुत छोटी थी, जो उसे वाणी ने दी थी। अगर वाणी की जगह अभय, आकाश या खुद अमन, सोमकर आदि होते तो, पर नहीं, उस बेचारे के साथ क्या होता। तभी अभय बोला, अब तो मुझे भी लगता है तारा, वाणी ने जो किया बिल्कुल सही था, बल्कि तुम्हारी आजा कम है। मैं होता तो तुम्हें तो पूरा 1 महीना ब्लैक होल में भेज देता। तारांकन। अभय की बात सुनते ही रोनित के रोंगटे खड़े हो गए। रोनी अभय के सामने अपने हाथ जोड़कर बोला, भगवान मुझे माफ करो, गलती हो गई। पर ब्लैक होल में जाने की बात गलती से भी नहीं, ना बाबा ना मैं उसमें कभी नहीं जाना चाहता। ब्लैक होल एक ऐसी जगह थी जो कि अभय का सीक्रेट एरिया था, जहां वो अपने दुश्मनों को रखता है, जहां की जिंदगी मौत के बराबर थी, जिसके बारे में सोचकर भी रोनित कांप गया। अभय से कुछ देर बात करने के बाद रैनी खड़ा होते हुए बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे अभी हॉस्पिटल भी जाना है। इतना कह रोनित पीछे मुड़ने को हुआ, तभी अभय उसे रोकते हुए बोला, वैसे तुम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो। अभय की बात सुन रोनित चिढ़ते हुए बोला, वहां माता रानी का प्रसाद बट रहा है, वही खाने जा रहा हूँ। जिस पर अभय थोड़े गुस्से में कहता है, तारांकन क्या बकवास कर रहा हरे हो, वो हॉस्पिटल है, मंदिर नहीं। तो रोनित दरवाजा खोलते हुए बोला, हाँ तो आदमी हॉस्पिटल क्यों जाता है, दवा कराने या किसी से मिलने। इतना कहकर रोनी वहां से चला गया। उसके जाते ही अभय अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, अबे मैं तो भूल ही गया था, मुझे भी हॉस्पिटल जाना था, पर शायद अब नहीं जा सकता। कहकर अभय उदास हो गया।
दूसरी ओर रघुवंशी कॉर्पोरेशन में आकाश सभी के साथ मिलकर ने होने वाले टेंडर के लिए प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था, जिसके साथ उसकी पूरी टीम हार्ड वर्क कर रही थी। वही अमन सोम भी इसमें बिजी थे, लेकिन आदि के केबिन का हाल कुछ और ही था। रूही आदि से रूठकर बैठी थी और आदि उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल हुआ ये था कि रूही को रात में सपना आया था कि आदि उसे धोखा दे रहा है। उसका रूही के अलावा किसी और लड़की के साथ चक्कर है और आदि रूही को छोड़कर उसी से शादी करने वाला है। बस तभी से रूही आदि से बस एक ही सवाल पूछ कर उसका दिमाग खा रही थी, और सवाल ये था कि क्या उसका लाइफ में उसके अलावा भी कोई दूसरी लड़की है या थी। तारांकिन जब आदि ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया तब वो आदि से नाराज हो गई और वही सेवन में बैठकर अपनी आंखों में गंगा जमुना बहाने लगी, जिससे आदि परेशान हो चुका था और वो अब रूही को मनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसे पता था कि रूही बिल्कुल बच्चों के जैसे ही अगर वो रूही को नहीं मनाएगा तो रूही पूरा दिन ऐसे ही रोती रहेगी। आदि रूही के सामने घुटने के बल बैठा हुआ था। आदि प्यार से रूही के दोनों हाथ को पकड़ते हुए बोला, बच्चा वो बस एक सपना था। तुम क्यों इतना सीरियस हो रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। रूही रोते हुए बोली, हाँ लेकिन फिर भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपकी लाइफ में कोई लड़की थी या फिर है या नहीं। जिस पर आदि खामोश हो गया, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। वही रूही उसके चेहरे को देख रही थी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। आदि रूही के सामने घुटने के बल बैठा हुआ था। आदि प्यार से रूही के दोनों हाथ को पकड़ते हुए बोला, बच्चा वो बस एक सपना था। तुम क्यों इतना सीरियस हो रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। रूही रोते हुए बोली, हाँ लेकिन फिर भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपकी लाइफ में कोई लड़की है या फिर है या नहीं। जिस पर आदि खामोश हो गया, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। वही रूही उसके चेहरे को देख रही थी। रूही की नजर आदित्य के चेहरे पर थी। आदि को सोच में डूबे देख रूही बोली, अब आप कुछ बोलेंगे भी या फिर मौन व्रत धारण करने का इरादा है? रूही चिढ़ी हुई थी, क्योंकि आदि उसे अपने पास्ट के बारे में नहीं बता रहा था। रूही को देखते हुए आदि अपने मन में बोला, आदि आज नहीं तो कल इसे सच पता चल ही जाएगा, इसलिए किसी और से पता चलने से अच्छा तो ही इसे सच्चाई बता दे। यही सोचकर आदि गहरी सांस लेकर जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है कि तभी उसका फोन बजने लगा। आदि उसे एक बार इग्नोर करता है, लेकिन फोन बार बार बज रहा था, इसलिए आदि रूही को वेट करने का कहकर कॉल उठाता है। उसके कॉल उठाते ही फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा? जिस पर आदि चिढ़ी हुई आवाज में बोला, मेरा फोन घूमने गया था, अभी वापस आया है। आदि की बात सुन फोन की दूसरी तरफ से आकाश गुस्सा करते हुए बोला, अब अगर तेरे फोन की सैर खत्म हो गई तो तू 5 मिनट के अंदर मेरे केबिन की सैर करने आ, वरना तुझे ऐसी सैर कराऊंगा कि उसका नाम लेने में भी 10 बार सोचेगा। आकाश आगे बोला, और हाँ खाली हाथ मत आइयो। आदि कुछ कहता उससे पहले ही कॉल कट गया। आदि अपने हाथ के पकड़े फोन को घूर रहा था। आदि कभी रूही को देखता तो कभी अपने फोन को। आखिर में आदि खुद से झुंझलाकर बोला, साला ये दुख दर्द पीड़ा कभी खत्म क्यों नहीं होता बे। उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। आदि अपनी डेस्क पर रखी फाइल उठाकर रूही के पास गया और उसके पास घुटने के बल बैठकर बोला, बच्चा अभी मुझे जरूरी काम है, मैं पक्का बाद में तुम्हें सब सच बताऊंगा। इतना कहकर आदि रूही के माथे पर किस करके सेवन से बाहर चला गया, जिसके जाते ही रूही का मुंह बन गया। आकाश के केबिन में आकाश सोम अमन तीनों किसी प्रेजेंटेशन को लेकर डिस्कस कर रहे थे।
तभी सेबन का दरवाजा खुला और आदि अपना लटका मुंह लेकर सेबन में आया। आदि को अंदर आते देख अमन इसे ताना मारते हुए बोला, और जनाब सब बढ़िया। आदि कुर्सी पर बैठते हुए बुझी आवाज में बोला, अरे काहे का बढ़िया, साला जिंदगी जी झंड हो रखी है। आदि की बात सुनते ही सोम की हंसी छूट गई। सोम बोला, लगता है आज फिर साली जी से झगड़ा हो गया। आदि घूरकर सोम को देखता है, लेकिन सोम को फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी आदि का मजाक उड़ा रहा था, जिससे चिढ़कर आदि बोला, साले अभी तेरे दिन है इसलिए उड़ा ले मजे। मेरे भी दिन जल्दी आएंगे, जब इसे तेरी एक्स के बारे में पता चलेगा। आदि की बात सुनते ही सोम के चेहरे का रंग उड़ गया और सीरियस होकर आदि से बोला, वो सब बस अफवाह थी और मैं उसके पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि वो मेरे पीछे पड़ी थी। सोम के उड़े रंग देख अब आदि उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ बात तो दोनों बराबर है, चाहे वो तेरे पीछे हो या तू उसके। तो सोम बोला, अबे क्यों, मेरी बड़ी बड़ी गृहस्थी पर बिना मिट्टी तेल के आग लगा रहा, और तुझे भी पता है उस बात को 5 साल जो गए, और अब तो उसके 2 बच्चे भी है। अब अमन हैरान होने का नाटक करते हुए बोला, हो आपको कैसे पता उसके 2 बच्चे हैं, कहीं आपका उसके साथ चक्कर तो नहीं। अमन की बात सुनकर सोम उसे घूरने लगा। आकाश जो चुपचाप उनकी बकवास सुन रहा था, वो गुस्से से टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहाँ बातें करने के लिए नहीं बुलाया समझे, और अगर बात करने का इतना शौक है तो अपना अपना रिजाइन लेटर मेरे पास जमा करके निकलो, फिर करते रहना आंटियों की तरह एक दूसरे की टांग खिंचाई। आकाश को गुस्से में देख सब चुप हो गए। आदि, सोम और अमन तीनों अपना सर झुकाए हुए एक साथ बोले, सॉरी। उसके बाद सब मिलकर प्रोजेक्ट पर कुछ देर तक डिस्कस करते हैं, जिसके बाद सबने डिसाइड किया कि ये प्रेजेंटेशन सोम देगा, क्योंकि आदि रूही को वजह से परेशान था और अमन साक्षी के साथ रह रहा था, और आकाश दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। फाइनल डिसीजन के बाद आकाश सोम से बोला, सोम कल तू कपूर कॉर्पोरेशन में आकर इस प्रोजेक्ट को फाइनल करके आएगा। सोम अपना सर हिलाकर बोला, ठीक है। ऐसे ही सारा दिन बीत गया। वही अभय के लिए आज का दिन सबसे मुश्किल दिन था। वो नित्या से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहता था, लेकिन मीटिंग होने के कारण नहीं जा पाया। शाम को 5:30 बजे रघुवंशी मेंशन में आज सबसे पहले अभय वापस आया। वो थोड़े गुस्से में दिख रहा था। वाणी जो अपने अवी और अनी के साथ हॉल में बैठी थी, अभय को इतनी जल्दी आते देख वो हैरान थी। वही अभय वाणी को इग्नोर कर सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वाणी अभय को आते देख उसे बोली, चांद तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वाणी की आवाज सुन अभय का ध्यान वाणी को तरफ गया। अभय वाणी देख चौंकते हुए बोला, तारा तुम कब आई? अभय की बात सुन वाणी उसे घूर कर देख कहती है, मैं तो यही बैठी थी, लेकिन तुम ही थे जिसने देखा नहीं। अभय वाणी से माफी मांगते हुए बोला, वो मेरा ध्यान कहीं और था, और तुम अकेली बैठी हो, बाकी सब कहाँ है? आज वो लेट हो गए, अभी तक आए नहीं। वाणी मुस्कुराकर बोली, मिस्टर भुल्लकड़ पहले एक नजर वहां डालिए। वाणी दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी की तरफ इशारा करके बोली, जिसमें 5:30 बजे हुए थे। वाणी आगे बोली, लेट वो नहीं हुए, तुम जल्दी आ गए। जिस पर अभय को अपनी गलती का एहसास हुआ। अभय कुछ कहता उससे पहले ही वाणी बोली, खैर ये सब छोड़ो और बताओ नीतू कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई? वाणी की बात सुनते ही अभय के भाव अजीब हो गए। वो वाणी को सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, क्या नीतू तुम्हारे साथ नहीं है? जिस पर वाणी बोली, लो कर लो बात, वो तुम्हारे साथ काम करती है तो तुम्हारे साथ रहेगी, ना कि मेरे साथ। तब अभय धीमी आवाज में बोला, वो आज ऑफिस नहीं आई, उसमें कुछ दिनों की लीव ली है।
जिसे सुन वाणी मुंह बनाकर बोली अभी उसे ऑफिस ज्वाइन किए 1 दिन हुआ है और उसने तुमसे छुट्टी मांग ली, ऐसा क्या कर दिया तुमने जो बेचारी तुमसे डर गई। वाणी की बात सुन अभय को अपने और नित्या के किसकी याद आ गई, जिसके याद आते ही अभय खुद से बड़बड़ा कर बोला ओ तो इसलिए नीतू जी हमसे दूर भाग रही है, क्योंकि उन्हें हमारा सामना करने में शर्म आ रही है। नॉट बैड। अभय के चेहरे पर इस वक्त मुस्कान थी जिसे वाणी ने देख लिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तभी फ्रेश होने का बोल अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर अपना कॉस्ट उतारते हुए अभय बोला अब तो आपसे मिलना ही पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कब तक मुझसे दूर भाग सकती हो। 2 घंटे बाद सभी लोग ऑफिस से आ चुके थे। डिनर टेबल पर नित्या और रूही को छोड़ बाकी सब मौजूद थे। नित्या को ना देख वाणी बोली क्या नीतू अब तक नहीं आई। अमन खाना खाते हुए बोला वो साक्षी के पास हॉस्पिटल में है, मैंने उससे कहा था कि वो घर चले लेकिन वो नहीं मानी और उल्टा मुझे भेज दिया। और साक्षी भी ठीक ठीक है तो मैं आ गया। तो मीरा बोली और रूही। आदि बोला उसके सर में दर्द है इसलिए उसने खाना खाने से मना कर दिया। जिस पर वाणी सोचते हुए बोली स्ट्रेंज, रूही ने वो भी खाने को मना किया। तभी रोनी बोला चलो अच्छा है, कम से कम आज ज्यादा खाने को मिलेगा, वरना सबसे ज्यादा तो रूही ही खाती थी और मुझे कुछ बचता ही नहीं था। रोनित की बात सुनकर सभी इसे घूरने लगे तो रोनित सभी को अपनी बत्ती सी दिखा देता है। डिनर के बाद सभी लड़के एक साथ स्टडी रूम में बैठे थे। रोनित ने जब आदि को परेशान देखा तो बोला जीजू क्या हुआ। आदि बोला तू तो साले चुप कर, सब तेरी ही वजह से हो रहा है, तू ही है जो रूही और बाकी सबके कान भरता है और बाद में हमसे झगड़ती है। रोनित मासूम सा चेहरा बनाकर बोला अब मैंने क्या कर दिया, आप बिना बात के मुझ पर भड़कते रहते हैं। आदि बोला साले जब मेरा और रूही का मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वाला मैटर शांत हो गया था, वो मान गई थी तो तुझे क्या जरूरत थी उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाने की, और तूने उसे उससे मिलवा भी दिया। तो रोनित बोला हाँ लेकिन ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। रोनित अपने मन में बोला पता नहीं इन सबको मुझसे क्या दुश्मनी है, जब देखो मुझे ही सुनाते रहते हैं। कोष्टक। आदि बोला पुरानी हो गई तेरे लिए, लेकिन वो बात रूही के दिल में आज भी बैठी है, अब तो उसे सपने भी आने लगे कि मैं किसी दूसरी लड़की को डेट कर रहा हूँ और मैं इसे छोड़ दूंगा। वो यही सोच सोचकर परेशान है और साथ में मुझे भी कर रही है, पूछ रही है कहीं मेरा किसी के साथ चक्कर तो नहीं। जिस पर अमन आदि के मजे लेते हुए बोला तो आपने क्या कहा। तभी सोम बोला कहीं सच में तेरा उसके अलावा किसी और से चक्कर तो नहीं, अगर है तो हमें बता सकता है। तो आदि चिढ़कर उसे देखते हुए बोला हाँ, जिससे सबसे पहले मेरी लंका तुम ही लगाओ। अरे तू तो बुरा मान गया, सोम बोला और इसी के साथ वो ठहाके मारकर हंसने लगा। तुम जैसे दोस्त से अच्छे तो दुश्मन, लेकिन मेरी बदकिस्मती वो भी नहीं है। आदि बोला जिस पर इस बार सभी हंसने लगे। आकाश बोला वो तुझे लेकर इनसिक्योर है, पहले तू उसे भरोसा दिला, तू सिर्फ उसका है, उसे प्यार कर, इस वक्त से तेरे प्यार की जरूरत है। और रही बात तेरी पास्ट की तो उसे एक बार सब खुलकर बता दे। आदि हाथ में पकड़ी वाइन को पीते हुए बोला यार मैंने उसे बताया है, लेकिन वो एक ही बात पूछ रही है। उस तू सोच पता कर आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे वो तेरे लिए इनसिक्योर है। आकाश की बात पर आदि सोच में पड़ जाता है। वही रोनित अपने गम में डूबा था कि विक महीने टिया से मिले बगैर कैसे रहेगा, और अभय भी नित्या से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आखिर क्या वजह है रूही की इनसिक्योरिटी की। अभय या नित्या को अपने दिल की फीलिंग्स बता पाएगा। सोम की एक्स गर्लफ्रेंड का क्या राज है।
ऑडियो बाय साकिल JX07। तू सोच, पता कर आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे वो तेरे लिए इनसिक्योर है। आकाश की बात पर आदि सोच में पड़ जाता है। वही रोनित अपने गम में डूबा था कि विक महीने टिया से मिले बगैर कैसे रहेगा, और अभय भी नित्या से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। वहां सभी का ध्यान आदि पर था। किसी ने रोनित के लटके चेहरे पर ध्यान नहीं दिया, जिससे नाराज होकर रोनित बोला, यार कोई मुझसे मेरा दुख भी तो पूछो। सोम बोला, साले दूसरों को परेशान करते टाइम ये ख्याल नहीं आता कि उन्हें भी सुख होता होगा। रोनित रोनी सूरत बनाकर बोला, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो जीजू, मैं सच में परेशान हूँ। जीजू मैं सच में परेशान हूँ। रोनित की क्यूट हरकतें देखकर सबको हंसी आ गई। वही रोनित का मुंह बन गया। अब बेचारे की शक्ल देखकर सबको तरस आ गया। सबने हंसना बंद कर दिया। सोम रोनित के कंधे पर मारते हुए बोला, चल अब बच्चों जैसे मुंह बनाना बंद कर और बता क्या हुआ। जिस पर रोनित वाणी की दी पनिशमेंट के बारे में सबको बता देता है, जिसे सुनने के बाद कमरे में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। उसके फौरन बाद सभी अपना अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। अमन तो हंसते हंसते सोफे से नीचे गिर गया था, लेकिन उसका हंसना बंद नहीं हुआ। तभी आदि हंसते हुए बोला, ये कर्मों का फल है बेटा, तूने हम सबके घर में बहुत आग लगाई। अब जब खुद की लंका जल रही है तो रोने लगा। आदि अपना दुख भूलकर रोनित के मजे ले रहा था, जिससे चिढ़कर रोनित बोला, इतना खुद होने की जरूरत नहीं है। सबने अपनी हंसी कंट्रोल की। तभी अभय रोनित के कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख अब तो तू 1 महीने उससे मिलने से रहा तो क्यों ना 1 महीने के लिए तू पेरिस चला जा। रोनित सवालिया नजरों से अभय को देखने लगा। अभय बोला, अबे घूमने नहीं भेज रहा, काम से भेज रहा हूँ। अभय अपने मन में बोला, तू चला जाएगा तो कम से कम किसी दिन तो यहाँ शांति रहेगी, और फिर मुझे नित्या को भी तो देखना है, और तेरे सामने ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि तू अपनी आदत से मजबूर हमारे बीच कबाब में हड्डी जरूर बनेगा। इसलिए कुछ दिन तुझे यहाँ से भगाना पड़ेगा। रोनित अपनी सोच में गुम था। वो सोफे से खड़ा होते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला, यही रहकर आप सबका खून चूसूंगा। आगे की लाइन रोनित अपने मन में कहता है। अभय अपने हाथ में पकड़ी वाइन की गिलास हिलाते हुए बोला, ठीक है फिर बाद में मुझे कुछ मत कहना। वाणी। इससे आगे अभय कुछ बोलता रोनित फौरन से अभय के पैर पकड़कर बैठ गया और बोला, क्यों सोई शेरनी को जगा रहे हो, ठीक मैं जाऊंगा, लेकिन उनसे कुछ मत कहना, वरना कहीं 1 महीने के बजाय 1 साल बढ़ा दे। जिसके बाद रोनित वहां से चला गया, क्योंकि अगर वो खड़ी देर और वहां रुकता तो सब उसका और मजाक उड़ाते। रोनित के जाने के बाद आकाश अभय को देख बोलता है, तो तुमने क्या सोचा है। अभय नासमझी से आकाश के देख बोला, किस बारे में। आकाश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, साली साहिबा के बारे में। उसे अपनी फीलिंग्स बताना है या फिर नहीं, कहीं ऐसा ना हो तुमसे पहले कोई और उसे उड़ा कर ले जाए। आकाश की बात सुन अभय सोच में पड़ जाता है, जिसे देख सोम बोला, भाई लड़कियों का दिल बड़ा चंचल होता है, क्या पता कब किस पर आ जाए। अभय सोचने लगता है। उसे नित्या और विवेक को बात याद आ गई, जिसकी याद आते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभय अपने हाथ में पकड़ी गिलास को जोर से पटक कर खड़े होते हुए बोला, नित्या सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। जिसे सुन सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि अब सभी को अभय पसंद था। आखिर हो भी क्यों ना, कम से कम उनकी बीवियां अब उन पर ध्यान जो देती थी। हॉस्पिटल में नित्या आराम से सोफे पर सो रही थी। वो एकदम से उठकर बैठ गई और अपने आसपास नजरें घुमाकर देखने लगी।
खुद को हॉस्पिटल में देख अपने सीने पर हाथ रख उसने चैन की सांस ली। नित्या खुद से बोली, ये कैसा सपना था, आज तो उन्होंने मेरी जान ही ले ली थी। नित्या अभी सोच रही थी कि तभी साक्षी जो उसकी आवाज से जाग चुकी थी, नित्या को परेशान देख बोली, नीतू तुझे क्या हुआ? नित्या अपने डर को छुपाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान ला बोली, कुछ नहीं, बस बुरा अपना देख लिया था। साक्षी बोली, ठीक है, सो जाओ, वैसे भी कल हमें वापस जाना है। जिसके बाद दोनों सो गई। अगली सुबह हॉस्पिटल में आज सभी लोग हॉस्पिटल थे। सभी साक्षी के वार्ड में थे। वही टिया लिटिल प्रिंसेस को अपनी गोद में लिए खिला रही थी। अमन, आकाश, सोम, अभय, आदि, वाणी, रूही, मीरा और हमारे प्यारे दो नन्हे शैतान अनी और अवी भी वहां मौजूद थे। अभी रूही की और अनी नित्या की गोद में थी। सभी तीनों बच्चों को देखकर खुश थे। रूही लिटिल प्रिंसेस को अनी और अवी से मिलवाते हुए बोली, जलेबी देखो तुमसे मिलने कौन आया है, तुम्हारे बड़े भाइयों और दीदा। जिसे सुन अनी और अवी खिलखिलाकर हंस दिए, जैसे वो अपनी छोटी बहन से मिलकर बहुत खुश थे। वो दोनों 3 महीने के हो चुके थे और सबकी बातें समझने लगे थे। टिया की नजरें अभी भी किसी को ढूंढ रही थी। जैसे ही रूही ने ये नोटिस किया, वो टिया को छेड़ते हुए बोली, ओहो क्या बात है, लगता है किसी के बिना दिल नहीं लग रहा। रूही के छेड़ने से टिया शर्मा गई। अपनी शर्माहट को छुपाते हुए टिया बोली, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही देख रहे थे। तभी आदि टिया से बोला, वो कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर गया है। जिसे सुनते ही टिया उदास हो गई। टिया अपने मन में बोली, अगर जाना था तो चले जाते, थोड़ी ना मैं इन्हें रोक रही थी, लेकिन कम से कम एक बार बताकर तो जाते। अब बेचारी टिया को कहां से पता कि उसका रौनक चाहकर भी इस कुछ नहीं बता सकता, वरना उसका बॉस उसकी जान ले लेगी। वही अभय, जिसकी नजर बस नित्या पर थी, जिसकी तपिश नित्या के दिल को धड़कने के लिए मजबूर कर रही थी। नित्या जानबूझकर अभय को इग्नोर कर रही थी, जिसे वाणी बखूबी समझ चुकी थी। वो हैरान थी, आखिर नित्या उसे इग्नोर क्यों कर रही है। अभय को अब गुस्सा आ रहा था। अभय अपने मन में बोला, कब तक तुम मुझे इग्नोर करोगी। थोड़ी ही देर में साक्षी को डिस्चार्ज मिल गया। सभी हॉस्पिटल से पैलेस के लिए निकल गए। हॉस्पिटल के बाहर वाणी नित्या की गोद से बच्चे के लेते हुए उससे बोली, नीतू तो अभय के साथ उसकी कार में आ। जिसे सुनते ही नित्या की सांसें उसके गले से अटक गई। नित्या कुछ बोलती उससे पहले ही अभय बोला, ठीक है, अब तुम सब निकलो। नित्या अभय के साथ जाने से मना करना चाहती थी, लेकिन सब वहां से जा चुके थे। आकाशवाणी अपने बेबीज को लेकर चले गए। दूसरी कार में अमन, रूही, साक्षी और आदि। सोम मीरा के साथ हॉस्पिटल के रुका था, क्योंकि मीरा के कुछ चेकअप होने थे। नित्या सूरत बनाकर सबको जाते देख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके परिवार वाले इसे अकेले मेले में छोड़ गए हो। तभी गाड़ी की हॉर्न से नित्या होश में आई। नित्या देखती है अभय ड्राइविंग सीट पर बैठा नित्या के बैठने का इंतजार कर रहा था। जब नित्या कार में नहीं बैठी तो अभय उससे बोला, अब चलोगी भी या तुम्हारा यही रहने का इरादा है। जिस पर नित्या मुंह बनाकर खुद से बोली, इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है। खुद से बड़बड़ाते हुए वो कार में बैठ गई, जिसे देख अभय के चेहरे पर ना के बराबर स्माइल आ गई, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया। नित्या के बैठते ही अभय उसे इशारे से सीट बेल्ट बांधने को कहता है, लेकिन नित्या उसे समझ नहीं पाती और बस अभय को देखती रहती है। तभी नित्या देखती है कि अभय उसके ऊपर झुकने लगा, जिसे देख नित्या ने अपनी आंखें कसके बंद कर ली। उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी। नित्या को अपनी गर्दन पर अभय की गर्म सांसें महसूस हुई, जिससे नित्या सिहर गई।
तभी अभय की सीडेक्टिव आवाज नित्या के कानों में पड़ी। सीट बेल्ट लग गया। इतना कहकर वो नित्या से दूर हुआ। नित्या सोचने लगी, क्या क्या ये सीट बेल्ट लगा रहे थे? तभी उसे एहसास हुआ कि वो क्या सोच रही थी। उसे लगा अभय उसे फिर से की करेगा। ये सोचते ही नित्या के गाल गुलाबी हो गए। नित्या को शर्माते देख अभय उससे बोला, अगर तुम चाहो तो हम किस भी कर सकते हैं। अभय की बात सुनते ही नित्या उसे चौंक कर देखने लगी। वही अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नित्या को समझ नहीं आ रहा था आखिर अभय उससे चाहता क्या था। अब बेचारी नित्या को कहाँ पता कि उसके खड़ूस अभय का दिल उस पर आ चुका है। अगर उसे पता होता तो वो खुशी के मारे फूले न समाती। आग तो दोनों तरफ लगी है, अब बस दोनों का मिलना बाकी है। क्या होगा आगे? क्या अभय बताएगा नित्या को अपने दिल की बात? क्या रोनित की सजा होगी माफ? ऑडियो बाय साकिल JX07। अगर तुम चाहो तो हम किस भी कर सकते हैं। नित्या को शर्माते देख अभय उससे बोला। अभय की बात सुनते ही नित्या उसे चौंक कर देखने लगी। वही अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नित्या को समझ नहीं आ रहा था आखिर अभय उससे चाहता क्या था। अब बेचारी नित्या को कहाँ पता कि उसके खड़ूस अभय का दिल उस पर आ चुका है। अगर उसे पता होता तो वो खुशी के मारे फूले न समाती। लेकिन वो अभी अभय की फीलिंग से अनजान थी, इसलिए उसे अभय के अपने पास आने में घबराहट हो रही थी। नित्या को शर्माते देख अभय बोला, व्हाट हैपेंड नीतू? नित्या जल्दी से होश में आई और बोली, हाँ कुछ नहीं। अभय नित्या को देखकर मुस्कुराता है, फिर कार स्टार्ट करके रघुवंशी पैलेस की तरफ निकल जाता है। पूरे रास्ते नित्या खिड़की से बाहर ही देखती रही। वही अभय रुक रुक कर नित्या को देखता और मुस्कुरा देता। वो चुका था कि नित्या उससे शर्मा रही है। दोनों अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अभय ने कार रोक दी। गाड़ी के रुकते ही नित्या परेशान हो गई। नित्या पलटकर सवालिया नजरों से अभय को देखती है, जिसे देख अभय बोला, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अभय का सवाल सुन नित्या के रोंगटे खड़े हो गए। नित्या क्या बोलती, उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। नित्या अपने हाथ में पकड़ी चुन्नी के छोर को पकड़ कर उसे अपनी उंगलियों में लपेट रही थी। नित्या को घबराते देख अभय बोला, हे रिलैक्स, तुम इतना घबरा क्या रही हो? मैंने तो बस कैसली पूछा था। अब अगर तुम्हें नहीं बताना तो इट्स ऑक। नित्या को परेशान देख अभय को अच्छा नहीं लगा। अभय कार में रखी पानी की बोतल नित्या को देता है। नित्या एक ही सांस में पूरी पानी की बोतल खाली कर देती है। अभय उसे हैरानी से देख रहा था। वो नित्या की नर्वसनेस को समझ सकता था, इसलिए उसने बिना कुछ बोले कार स्टार्ट की और ड्राइव करने लगा। 20 मिनट में दोनों पैलेस पहुंच गए। पैलेस पहुंचते ही नित्या कार से बाहर निकलकर भागते हुए अंदर चली गई, जिसे देख अभय को हंसी आ गई। अभय बोला, पागल लड़की। इसी के साथ वो भी नित्या के पीछे चला गया। अंदर सभी मिलकर साक्षी और लिटिल प्रिंसेस का वेलकम करने में बिजी थे। पूरे पैलेस को पिंक कलर के बलून्स और कर्टन से सजाया गया था। वही जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियों से रास्ता बना था, जैसे वाणी और उनके बेबीज के वेलकम में पैलेस को सजाया गया था। ठीक वैसे ही अभी भी पैलेस को सजाया गया था। साक्षी और बेबी के वेलकम के बाद सभी लोग हॉल में बैठे थे। सोम और मीरा भी अब तक वापस आ गए थे। अमन अपनी गोद में अपनी लिटिल प्रिंसेस को लिए बैठा था। सभी बातें कर रहे थे कि अचानक से तीनों बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। तीनों को एक साथ रोते देख सब परेशान हो गए और उन्हें चुप कराने में लग गए। थोड़ी देर बाद वाणी बोली, माँ और दादू कुछ दिनों के लिए तीरथ पर गए हैं, जिस कारण वो यहाँ आ नहीं पाए।
साक्षी उदास चेहरा बनाकर बोली, उनके साथ माँ और दादी भी तो गई है। रूही उसे समझाते हुए बोली, हाँ तो वो सब हमारे लिए तो भगवान से प्रार्थना करने गए हैं ताकि हम खुश रहे। तभी मीरा बोली, डोंट वरी साक्षी, उनके वापस आने के बाद ही हम हमारी लिटिल प्रिंसेस की नामकरण की पूजा रखेंगे। फिर सब मिलकर साक्षी का मूड ठीक करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसका मूड ठीक हो गया। थोड़ी देर बात करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। अभय जो अपने कमरे में जा रहा था तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे ओपन करके पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अपने कमरे में जाने के बजाय नित्या के कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरी ओर पेरिस के होटल लॉस में रोनित अपनी रोनी सूरत बनाकर बैठा था और खुद से बड़े डर रहा था। आखिर वो इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है? अरे कम से कम मुझे यहाँ भेजने से पहले एक बार मुझे मेरी जान को सब एक्सप्लेन करने का मौका तो देते। लेकिन नहीं, सबको तो बस अपनी अपनी चलानी है। इसे बच्चे की तो किसी की फिक्र ही नहीं है। सब वहाँ बैठकर मस्ती कर रहे होंगे और मुझे यहाँ काम करने भेज दिया। इन सब में अभय भाई और जीजू का ही हाथ है। मैं चुन चुन कर बदल लूंगा सबसे, ये मेरा वादा है। कहते हुए उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। वही रिसेप्शनिस्ट में बैठी लड़की रोनित को ही घूर रही थी। रोनित को खुद से बड़बड़ाते देख वो अपने मन में बोली, क्या ये हैंडसम बॉय का स्क्रू ढीला है जो खुद से बातें कर रहा है? लेकिन दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा था। वो अभी सोच ही रही थी, रोनित की नजर लड़की पर चली गई, जिससे वो हड़बड़ा गई और जल्दी से रोनित से अपनी नजरें हटाकर अपना काम करने लगी। आसपास के जितने लोग थे वो सब भी रोनित को देख रहे थे। रोनित सबको इग्नोर करता है, फिर अपने हाथ में पकड़ी फाइल के रीड करने लगता है। दूसरी ओर मुंबई रघुवंशी पैलेस में अभय नित्या के कमरे के बाहर खड़ा था। अभय कुछ देर तक खड़ा रहने के बाद खुद से बोला, यार कब से दरवाजा नॉक कर रहा हो, लेकिन ये लड़की है कि खोलने का नाम ही नहीं ले रही। तभी अभय को कुछ ख्याल आया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। अभय परेशान होकर खुद से बोला, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। बस फिर क्या था, इतना सोचते ही अभय ने आप देखा ना ताव एक जोरदार लात दरवाजे पर मारी, जिससे दरवाजा एक बार में खुल गया और अभय दनदनाते हुए कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या होगा आगे की कहानी में? रोनित कैसे लेगा सबसे बदला? क्या होने वाला है पेरिस में? अभय ने कमरे में क्या देखा जो उसके होश उड़ गए? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। यार कब से दरवाजा नॉक कर रहा हो, लेकिन ये लड़की है कि खोलने का नाम ही नहीं ले रही। अभय अपना सर खुजलाते हुए बोल रहा था। तभी अभय को कुछ ख्याल आया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। अभय परेशान होकर खुद से बोला, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। बस फिर क्या था, इतना सोचते ही अभय ने आप देखा ना ताव एक जोरदार लात दरवाजे पर मारी, जिससे दरवाजा एक बार में खुल गया और अभय दनदनाते हुए कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। कमरे में नित्या बाथरोब पहने अपने फेवरेट सॉन्ग मैनू लहंगा लेंदे महंगा जा मरजानिया पर डांस कर रही थी। नित्या का ऐसा रूप देखकर अभय की आंखें फटी की फटी रह गई। अभय नित्या को देखते हुए खुद से बड़बड़ाया, क्या आज ये लड़की मेरी जान लेकर रहेगी? नित्या के डांस करने से बाथरोब का नोट ढीला हो गया, जिससे बाथरोब उसके कंधे तक सरक गया था। नित्या को ऐसे देख अभय को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वही नित्या जो डांस करने में मगन थी, वो डांस करते हुए पीछे पलटी। अभय को सामने खड़ा देख वो चौंक गई और अपना एक हाथ ऊपर करे ही खड़ी रही।
इस वक्त नित्या ने रोने जैसी सूरत बना ली थी। वो अभय को बहुत फनी लग रही थी। अभय, जिसका ध्यान अभी भी नित्या पर था, नित्या की आवाज सुन वो होश में आया। नित्या जल्दी से सीधे खड़ी हुई और अपना सर झुकाकर अभय से बोली, आप यहाँ इस वक्त? वही अभय नित्या के सवाल को इग्नोर कर नित्या की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देख नित्या अपने कदम पीछे लेने लगी। आखिर में नित्या दीवार से जा टकराई। अपने अपने हाथ दीवार पर रख नित्या को बीच में कर उसके कान पर झुककर बोला, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतना अच्छा डांस आता है। अभय के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वही नित्या का मन चुल्लू भर पानी में डूब मरने का कर रहा था। नित्या के गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। नित्या अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। उसे अपनी गर्दन पर अभय की सांसें महसूस हो रही थी। अभय को अपने इतने नजदीक देख नित्या से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने दोनों हाथों को अभय के सीने में रख इसे खुद से दूर धक्का देने लगी। लेकिन पहाड़ जैसे शरीर वाले आदमी को एक फूल से कहा फर्क पड़ने वाला था। अभय अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तभी अभय की नजर नित्या के कांपते होठों और क्लीवेज पर पड़ी, जिन्हें देख अभय अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। अभय नित्या को किस करने के लिए उसकी तरफ झुका कि तभी नित्या अपनी आंखें बंद किए बोली, आप यहाँ से जाइए। अगर कोई हमें ऐसे देखेगा तो गलत समझेगा। अभय अपने मन में बोला, है मैं गुड़ खा के मर जावा। कितनी क्यूट है यार ये। अभय नित्या के कान में हंस की आवाज में बोला, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो नित्या के कान में बीते कर लेता है, जिसके ऐसा करने से नित्या के मुंह से हल्की चीख निकल गई। नित्या अपनी आंखें खोलकर नाराजगी भरी नजरों से अभय को देखती है। वही अभय को आंखों में बस प्यार था, बेशुमार प्यार। अभय कुछ बोलता उससे पहले ही नित्या उसके हाथ के नीचे से निकल गई, दूर हो गई और बोली, आपको यहाँ से जाना चाहिए। हमें नींद आ रही है, हमें सोना है। अभय अपनी बेख्याली में बोला, तो चलो साथ में सोते हैं। जिसे सुन नित्या एकदम से चौंक कर बोली, क्या? अभय हड़बड़ाकर बोला, कुकू कुछ नहीं। वो मैं तुमसे ये कहने आया था कि कल से तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना है। तभी नित्या पीछे पलटते हुए बोली, लेकिन मैंने लीव लगाई है इसलिए मैं नहीं आने वाली। अभय अपने भौहें सिकोड़ नित्या को देख कहता है, अभी तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम्हें लीव चाहिए। तो नित्या हिचकिचाकर बोली, हाँ तो अब इसमें गलत क्या है, साक्षी के साथ किसी को तो रहना पड़ेगा ना। अभय फौरन बोला, कल से तुम ऑफिस चल रही हो, मतलब चल रही हो। अभय की ऑर्डर भरी नजरों सुन नित्या कुछ नहीं बोल पाई। उसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया, फिर अपना सर नीचे झुकाकर बोली, हूँ अब आप जाइए यहाँ से। जिसे सुन अभय अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोला, यार ये मुझे यहाँ से भगाने पर क्यों तुली है, क्या मुझमें कांटे लगे हैं? अभय की नजर नित्या के होठों पर पड़ी। जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने नित्या की कमर पकड़ी और उसे अपने करीब खींच उसके होठों पर अपने होठ रख उसे डीपली किस करने लगा। नित्या इस बार अभय से छूटने को कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि इसे भी ये सब अच्छा लग रहा था। 15 मिनट की लंबी किस के बाद जब दोनों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब जाकर अभय नित्या को छोड़ता है। नित्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वही अभय का मन अब भी नहीं भरा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके वहां से चला गया। वही नित्या के हाथ उसके होठों पर थे। अभय दरवाजे पर रुककर बिना पीछे पलटे बोला, कमरे का दरवाजा बंद रखा करो और ऐसे मत घुमा करो। अभय के कहने पर नित्या ने खुद को देखा, जिसके देखते ही नित्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से खुद को अपने हाथों से छुपा लेती है। नित्या अभय को देखने में ये तो भूल ही चुकी थी कि वो उसके सामने सिर्फ बाथरूम में थी।
नित्या का दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। नित्या अपने हाथ से अपने चेहरे को छुपाते हुए कहती है, गधी कहीं की, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वही अभी नित्या की हरकतें सोच सोच कर हंस रहा था। अभय अपने कमरे में आकर बेड पर लेटते हुए खुद से बोला, ओ नित्या नित्या नित्या, ये तूने मेरे साथ क्या किया। अब इस दिल पर मेरा बस ही नहीं रहा। तारांकिन। अभय छत की दीवार को देखते हुए बोला, बहुत जल्दी नित्या मैं काकासा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। अब तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। नित्या सिर्फ अभय राणा की है। नित्या के साथ अपनी किस याद आते ही अभय के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो इसी सुकून के साथ सो गया। इससे अनजान की उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। अगली सुबह आकाश के कमरे में आकाश और वाणी दोनों ही सीरियस होकर बैठे थे। कुछ सोचकर आकाश वाणी से बोला, तुमने क्या सोचा है, बताना है सबको। वाणी गहरी सांस लेकर बोली, बताना तो पड़ेगा ही। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद काका सा फैसला है। मुझे तो बस चांद की टेंशन हो रही है, ये सुनकर वो कैसा रिएक्शन देगा। आकाश बोला, मुझे लगता है इस बारे में काका से एक बार करना चाहिए। वाणी बोली, मैंने कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी, तो फिर मैंने भी जोर नहीं दिया। आकाश खड़ा होते हुए बोला, तो फिर क्या है, सबको बताना पड़ेगा। नित्या सहमति से अपना सर हाँ में हिलाती है। उसके बाद दोनों अवी और अनी को अपनी अपनी गोद में लेकर नीचे हॉल में आ गए, जहां साक्षी के अलावा बाकी सब मौजूद थे। भय आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। वहीं नित्या उससे अपनी नजरें चुरा रही थी, जिसे देख रूही नित्या को छेड़ते हुए बोली, ओहो चोरी चोरी नैन लड़ैया, जिससे नित्या शर्मा गई। वहीं वाणी जाकर सबके साथ सोफे पर बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जिस पर सभी वाणी और आकाश को मॉर्निंग विश करते हैं। वाणी को शांत देख अमन बोला, व्हाट हैपेंड भाभी, आप आज इतनी शांत क्यों है। वाणी एक नजर आकाश और अभय को देखती है, फिर नित्या को देखती जो अवी को खिला रही थी। वाणी नित्या को देखते हुए सबसे बोली, काकासा ने नित्या की शादी पक्की कर दी है। 3 दिन बाद उनकी एंगेजमेंट है, जिसके लिए हमें जयपुर बुलाया है। वाणी की बात सुनते ही वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया गया। नित्या जो अवी के गाल खिलाने के लिए अपने हाथ बढ़ा रही थी, वो बीच में रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां समय रुक गया हो। अभय के तो होश ही उड़ चुके थे। कहाँ उसने सोचा था कि काकासा नित्या के हाथ मांगेगा, लेकिन यहाँ तो नित्या की एंगेजमेंट भी फिक्स हो गई और किसी को पता भी नहीं। अभय को इतना ही गुस्सा भी आ रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल के हजारों टुकड़े कर दिए हो।